कुमार विश्वास, जो एक प्रसिद्ध कथावाचक, मोटिवेशनल स्पीकर और पूर्व राजनीतिज्ञ हैं, हाल ही में काफी चर्चा में हैं। उन्होंने कुछ समय पहले बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर बिना नाम लिए कटाक्ष किया था, जिससे वे धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के निशाने पर आ गए थे। इसके बाद उन्होंने सैफ अली खान और उनके बेटे तैमूर पर भी तंज कसा, जिसके बाद उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। एक और जहां उनका विरोध हो रहा है, वहीं लाखों लोग उनके समर्थन में भी खड़े हैं। दोनों बयानों में एक बात समान है, उनका कट्टर हिंदुत्व को समर्थन देना। अब तक कुमार विश्वास अपने बयानों में संतुलन बनाए रखते थे और यह संकेत मिलता था कि वे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। उन्होंने कई बार राहुल गांधी की सराहना की है और नेहरू तथा इंदिरा गांधी के बारे में भी आलोचना नहीं की। साथ ही साथ वे बीजेपी और आरएसएस को भी आलोचनाओं से बख्शे नहीं। लेकिन हाल ही में उनके बयानों में बीजेपी के कठोर नेताओं की शैली नजर आई है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि वे अपने दृष्टिकोण में बदलाव कर रहे हैं। अभी हाल ही में कुमार विश्वास ने बाबा रामदेव की भी आलोचना की, जब उन्होंने एक उत्पाद के विज्ञापन के बारे में मजाक करते हुए कहा कि नमक पर लिखा था 25 लाख साल पुराना हिमालय से निकाला गया नमक और एक्सपायरी डेट 7 फरवरी। यह टिप्पणी भी खूब चर्चा में आई। इस बदले हुए रूप को देख लोग हैरान हैं, क्योंकि अब तक वे एक संतुलित दृष्टिकोण रखते थे। विश्वास का यह नया रुख इस समय बीजेपी और आरएसएस के दृष्टिकोण में हो रहे बदलाव के साथ मेल खाता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी भी कट्टरता से दूर रहने की बात कर रहे हैं। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हिंदुत्व का मुद्दा मजबूत बना हुआ है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जो भाषण दिया, उससे यह स्पष्ट है कि वहां पर हिंदुत्व के मुद्दे को उभारा जा रहा है। कुमार विश्वास ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और भविष्यवाणी की कि एक दिन योगी प्रधानमंत्री बनेंगे। उनके इस बयान पर उपस्थित लोग मुस्कुराए और तालियां बजाई। इससे यह भी प्रतीत होता है कि कुमार विश्वास अब बीजेपी के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कुमार विश्वास के लिए कट्टर हिंदुत्व का समर्थन करना एक फायदेमंद कदम साबित हो सकता है। उनकी वाक्पटुता और मंच पर उनकी उपस्थिति से उनका नाम अब पूरे देश में तेजी से फैल रहा है। उनकी कथा शैली और कट्टर हिंदुत्व का समर्थन उनके धार्मिक अनुयायियों को आकर्षित कर रहा है, जिससे उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है। अब जब राजनीति में उनका भाग्य छुपा है, तो यह संभावना बढ़ रही है कि वह इस नए रास्ते पर चलकर अपनी राजनीतिक भविष्यवाणी को सफल बना सकेंगे। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बड़ी ही अजीबोगरीब स्थिति में पड़ गए। हुआ यह कि अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें वो पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना की खामियां गिना रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य सिस्टम की तारीफ करते हुए हाल ही में खुद के द्वारा घोषित संजीवनी योजना को बेहतर बताया। तभी वहां एक शख्स खड़ा हुआ और उसने आरोप लगाया कि दिल्ली के अस्पताल में उसका इलाज नहीं हो रहा है। केजरीवाल की पीसी के बीच में खड़ा होकर इस शख्स ने अपनी शर्ट ऊपर की और अपनी बीमारी के बारे में बताया, जिस पर पूर्व दिल्ली सीएम ने कहा, मैं आपको इलाज कराऊंगा। केजरीवाल ने मंच से कहा, इनका नाम और नंबर नोट कर लो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री करण सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर अहम टिप्पणी की है। करण सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने काम के दौरान सीख रहे हैं और सुधार कर रहे हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक प्रतिभाशाली लड़की बताया है। कांग्रेस से सबसे वरिष्ठ नेताओं में गिने जाने वाले करण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी बहुत अच्छे युवक हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं। कांग्रेस नेता ने आगे बताया कि राहुल गांधी उनसे करीबी संपर्क में रहते थे, लेकिन हाल ही में उनका मेरे साथ उतना संपर्क नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है। सिंह ने कहा, हर साल उनमें सुधार हो रहा है, मुझे लगता है वे काम करते हुए सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, यह कयास का विषय है, लेकिन उनमें काफी क्षमता है और उनके पास खुद को तैयार करने का समय है। करण सिंह ने कहा कि वे प्रियंका गांधी वाड्रा को तब से जानते हैं जब वह बच्ची थी। उन्होंने प्रियंका की प्रशंसा करते हुए कहा, वह काफी प्रतिभाशाली लड़की है।
उनमें जीवंतता है, वह वाकई प्रतिभाशाली है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल का 36 साल की उम्र में हिस्सा बनने वाले करण सिंह ने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अपना गुरु बताया। उन्होंने कहा, मैं उनके इंदिरा गांधी के साथ 10 साल तक कैबिनेट में था। मैंने उनका सबसे बेहतरीन पल बांग्लादेश की आज़ादी और उनका सबसे खराब पल आपातकाल देखा। सब देखा है। 1991 में राजीव गांधी की हत्या एक भयानक त्रासदी थी और उन्हें देश को 21वीं सदी में ले जाना था। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि 2006 में भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया गया था, लेकिन वामपंथी दलों ने इसे खारिज कर दिया था। 2006 में वामपंथी दलों के साथ एक बैठक में सोनिया गांधी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वामपंथी दलों ने कहा, हम एक महाराजा को राष्ट्रपति कैसे बना सकते हैं। प्रतिभा पाटिल 2007 में राष्ट्रपति बनी थी। संगीत के शौकीन कांग्रेस नेता करण सिंह अब भी गाते हैं और सप्ताह में एक बार रियाज करते हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन में काम कर चुके सिंह ने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति न बनाए जाने का कोई अफसोस नहीं है। यह पूछे जाने पर कि 75 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में क्या उनकी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई, तो सिंह ने हंसकर कहा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन दम निकलने वाली कोई ख्वाहिश नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। राहुल गांधी, इतना कुछ होने के बाद भी अगर भविष्य में आप पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो मान लेना चाहिए कि कांग्रेस में अकेले जीतने का दम नहीं है। मनमोहन सिंह, शीला दीक्षित, सोनिया गांधी के लिए जो कुछ केजरीवाल ने बोला उसके बाद भी उसका साथ देना कांग्रेस की कमजोरी और पतन का कारण है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच जारी तकरार लगातार तीखी होती जा रही है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस के निरंतर तेज होते हमलों से साफ है कि विपक्षी INDIA गठबंधन से उसे बाहर करने की आपकी धमकी का पार्टी सियासी माखौल उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आपकी धमकियों पर नरम पड़ने की बजाय कांग्रेस ने उस पर तीखे जवाबी हमले के लिए पार्टी ने पंजाब में अपने नेताओं को भी मैदान में उतार दिया है। पंजाब कांग्रेस के नेता दिल्ली के चुनावी रण में उतरकर अपने सूबे में आप सरकार के कड़वे अनुभव का दावा करते हुए राजधानी की जनता को झांसे में नहीं आने की सलाह दे रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस का यह रुख आपकी सियासी चुनौतियों में इसलिए भी इजाफा कर रहा है कि उसे अपने केंद्रीय नेतृत्व के मजबूत समर्थन के दम पर भाजपा चुनावी घेराबंदी की हर दांव चल रही है। ऐसे में आपने विपक्षी गठबंधन की राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता में बिखराव का भय दिखाकर कांग्रेस को दबाव में लाने के लिए इंडिया से बाहर करने का अल्टीमेटम दिया था, मगर अभी तक विपक्षी गठबंधन के किसी सहयोगी दल ने आपके इस अल्टीमेटम का न तो कोई नोटिस लिया है और न ही सार्वजनिक तौर पर उसे सहानुभूति जताई है। केजरीवाल से सहानुभूति रखने वाली तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की भी ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। विपक्षी खेमे घटक दलों के इस ठंडे रुख का भी परिणाम है कि 24 घंटे का कांग्रेस को अल्टीमेटम देने के करीब 10 दिन बाद भी आम आदमी पार्टी के नेता अब इसकी किसी तरह की चर्चा नहीं कर रहे हैं, जबकि इसके उलट कांग्रेस का अरविंद केजरीवाल पर हमला तेज होता जा रहा है। आपने कांग्रेस के जिस राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन, संदीप दीक्षित और देवेंद्र यादव के प्रहारों के बाद विपक्षी गठबंधन से बाहर कराने की धमकी दी थी, उन्होंने ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाकर आप पर शनिवार को गंभीर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, माकन ने तो केजरीवाल पर राष्ट्र विरोधी होने जैसे आरोप भी लगाए हैं और अगले कुछ दिनों में आपके खिलाफ सबूत सहित हमले करने के इरादे भी सार्वजनिक तौर पर जाहिर कर दिए हैं। केजरीवाल के खिलाफ माकन रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की घोषणा भी कर चुके थे, मगर रणनीतिक लिहाज से इसे किसी अन्य दिन के लिए टाल दिया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित, वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी के मुकाबले महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और मनीष सिसोदिया के खिलाफ पूर्व मेयर फरहाद शूरी जैसे उम्मीदवारों को उतारकर कांग्रेस ने इस चुनाव में अपनी तरफ से
आपको किसी तरह की सियासी गुंजाइश नहीं देने का साफ संदेश तो पहले ही दे दिया है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच कोल्ड वार जारी है। जैसे जैसे यह अंदरूनी मनमुटाव बढ़ रहा है, तृणमूल कांग्रेस में भी इसका असर नजर आ रहा है। यहां तक कि पार्टी टीएमसी नंबर 1 और टीएमसी नंबर 2 हो गई है। आरजी कर विरोध प्रदर्शनों के दौरान पार्टी का विरोध करने वाले गायकों का बहिष्कार करने के आह्वान की एक पक्ष ने आलोचना की। टीएमसी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार अभिषेक और उनकी भुआ के बीच जारी तनाव विलंबित संगठनात्मक फेरबदल है। अपनी बुआ के बाद पार्टी में दूसरे नंबर के नेता अभिषेक बनर्जी ने उन कलाकारों के बहिष्कार के मुद्दे पर पार्टी के कुछ नेताओं से असहमति जताई जो कोलकाता के आरजी कर अस्पताल केस में टीएमसी सरकार की आलोचना कर रहे थे। अब ममता बनर्जी के अपने भतीजे के करीबी माने जाने वाले मंत्रियों की आलोचना की है। इसे लेकर दोनों के बीच खटास सामने आई है। कोलकाता में एक स्थानीय टीएमसी पार्षद ने गायक लग्नाजीता चक्रवर्ती के नए साल की पूर्व संध्या के कार्यक्रम को रद्द कर दिया। वरिष्ठ प्रवक्ता कुणाल घोष ने इस मामले में एक्स पर पोस्ट किया कि लोग विरोध करने के लिए स्वतंत्र है और कलाकारों को मार्च करने की स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा, हालांकि जिन कलाकारों ने जानबूझकर बदनामी की, मुख्यमंत्री सरकार और पार्टी पर हमला किया, सरकार को गिराने की बात की, तृणमूल समर्थकों का अपमान किया और गलत जानकारी फैलाई, उन्हें तृणमूल नेताओं के आयोजित किसी भी कार्यक्रम में मंच पर नहीं देखा जाना चाहिए। उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। यदि किसी तृणमूल नेता को कोई संदेह है तो उन्हें वरिष्ठ नेतृत्व से परामर्श करना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भावनाओं का सम्मान करे। आरजी कर विरोध प्रदर्शन के दौरान मुखर रही गायिका देवालीना दत्ता ने भी दावा किया है कि हाल ही में उनके कम से कम 4 कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। कुणाल घोष पर निशाना साधते हुए डायमंड हार्बर के सांसद और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक कार्यक्रम में कहा, क्या किसी ने पार्टी की ओर से ऐसा कहा था? क्या आपने कोई नोटिस देखे हैं? क्या ममता बनर्जी या मैंने? महासचिव ने कुछ कहा। मैं किसी को यह बताने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता कि वे कहां, किसके साथ या कब गाएंगे। हर किसी को स्वतंत्रता है। 1 घंटे के भीतर टीएमसी प्रवक्ता ने एक्स पर लिखा कि विरोध के नाम पर विरोध और नियोजित अभद्रता के बीच अंतर होता है। घोष ने कहा, तृणमूल कार्यकर्ताओं की अंतरात्मा मामले का न्याय करेगी। इस संबंध में पार्टी की शीर्ष नेता अध्यक्ष ममता बनर्जी, जिन्हें इस मुद्दे पर सबसे अधिक हमलों और साजिशों का सामना करना पड़ा है, जो कुछ भी कहती है वह अंतिम शब्द है। घोष की टिप्पणी का अंतिम अंश वही है जो ममता बनर्जी ने पिछले महीने कहा था। पार्टी में अभिषेक बनर्जी के आलोचकों में से एक माने जाने वाले टीएमसी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने भी घोष का समर्थन किया। उन्होंने कहा, टीएमसी कार्यकर्ताओं की सभी भावनाएं ममता बनर्जी के इर्द गिर्द केंद्रित है। हम अपने कार्यकर्ताओं में किसी को भी प्रदर्शन करने की अनुमति क्यों देंगे जिन्होंने उनका अपमान किया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। मैंने आरजी कर विरोध प्रदर्शन के दौरान कई नेताओं को बोलते नहीं देखा। कुणाल ने कहा, मैंने बोला। कुणाल ने उन जूनियर डॉक्टरों का भी समर्थन किया जिन्हें मेडिकल कॉलेजों से बाहर कर दिया गया था क्योंकि वे तृणमूल का समर्थन करते हैं। मैंने अदालत में उनके लिए लड़ाई लड़ी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आगे की खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइव टीवी न्यूज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के बाद अनियमितता का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों की ओर से पटना में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। बाद में इस धरना प्रदर्शन में नेताओं की भी एंट्री हो गई। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान में आमरण अनशन शुरू किया, जिन्हें पुलिस ने सोमवार 6 जनवरी 2025 की सुबह तड़के गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में लेने और गिरफ्तारी की कार्रवाई के लिए पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी दानापुर 01 भानु प्रताप सिंह खुद पहुंचे थे। गिरफ्तारी की खबर के बीच अब इनकी भी चर्चा हो रही है। भानु प्रताप सिंह 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी है। वर्तमान में दानापुर पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर तैनात है। एएसपी भानु प्रताप पिछले करीब 2 महीने से दानापुर में पदस्थापित है। 2 महीनों में ही कई ऐसे काम किए जिसको लेकर वे सुर्खियों में आ गए हैं।
पिछले साल 2024 दिसंबर में दानापुर में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। भानु प्रताप सिंह ने 2 दिनों के अंदर बड़ी कार्रवाई की। रीतलाल यादव के भय से कोई पुलिस वाला जल्दी ही हाथ नहीं डालता था, लेकिन भानु प्रताप ने अपने नेतृत्व में बड़ा एक्शन लिया। दानापुर में आते ही सबसे पहले कालिया गैंग को उजागर करके 9 लोगों को गिरफ्तार किया। काफी संख्या में हथियार भी बरामद किए थे। बताया जाता है कि आईपीएस अधिकारी में चयन के बाद प्रशिक्षु के रूप में उनकी पोस्टिंग नालंदा में हुई थी। मुजफ्फरपुर में टाउन पुलिस उपाधीक्षक के पद पर रहे। वहां करीब 1 साल तक रहने के दौरान उनकी पहचान कड़क अधिकारी के रूप में हो गई। उन्होंने अवैध रूप से शराब बेचने वालों के नाक में दम कर दिया था। शराब माफिया के भय में जी रहे थे। भानु प्रताप सिंह लाठीचार्ज कर भीड़ को खत्म करने में भी एक्सपर्ट रहे हैं। जब मुजफ्फरपुर में एक हॉस्पिटल में पब्लिक ने जमकर हंगामा किया तो भानु प्रताप सिंह ने पहुंचते ही तुरंत लाठीचार्ज करवाया और भीड़ को तितर बितर कर दिया था। कहा जाता है कि अगर लाठीचार्ज नहीं होती तो पब्लिक अस्पताल में काफी ज्यादा तोड़फोड़ कर देती। तुरंत एक्शन लेकर हालात को भानु प्रताप ने काबू में लिया था। वहीं चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर अब एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को जमानत मिलने के बाद उन्होंने न केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी को चेतावनी दी, बल्कि अधिकारियों को भी चेतावनी दी। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार मात्र 10 महीनों के लिए मुख्यमंत्री है, उसके बाद भ्रष्टाचार के जरिए धन अर्जित करने वाले अधिकारियों से हिसाब लिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार मात्र 10 महीनों के लिए मुख्यमंत्री है। वह एक अणे मार्ग स्थित सीएम आवास में अंतिम बार मकर संक्रांति मना रहे हैं। इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री निवास में दही चूड़ा खाने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, बिहार की जनता उन्हें दोबारा मौका देने वाली नहीं। इस दौरान पीके ने बीजेपी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तमाम भाजपा नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, बिहार की जनता सब देख रही है। क्या कुछ कहना है आपका इस अपडेट को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।